Good morning, students. I am Amita Seth. Welcomes you on BBBN online classes, and we were actually discussing about the chapter first, the last lesson, and we have read about the base of the chapter, that is the two countries, France and Prussia. They had war, and in that war, France was defeated. And Prussia actually not only wanted to rule over the territory of France and the main district of Alsace and Lorraine, but actually it wanted to conquer the minds and the hearts of the people. And that is why an order had came from Berlin, that is the French language would be banned from the next coming day, and they would actually send a German teacher, and German language would be taught from the coming day, from the next day. Okay, then we saw that Franz, who is the narrator of our story, actually he was feeling very upset, and when he went to school he saw some unusual changes. Now what were the unusual changes? Those were actually the appearance of Anne Hamel, that was very attractive, and he wore that dress he usually wore on the time of prize distribution or on some inspections. Okay, and the empty class, the empty desk chairs, they were occupied by the villagers, and even Am Hamel, who was very strict teacher, but on that day he was behaving very gentle and very calm manner, and he even didn't scold Franz when he came late to the classroom. So let's see what happened next. आफ्टर द ग्रामर वी हैड द लेसन इन राइटिंग. सो ग्रामर हो चुकी, उसके बाद में उनका एक राइटिंग पेज का क्लास था. दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अलास्क फ्रांस अलास्क. सो राइटिंग पेज में उस दिन एम हैमिल ने उन्हें बहुत ब्यूटीफुल सी बहुत नई नोटबुक्स दी, और उसमें बहुत ब्यूटीफुल राउंड हैंड, मतलब राउंड हैंड कैलीग्राफीज में फ्रांस अलास्क उनका राइटिंग पेज था, तो उन्हें ये कॉपी करना था, उन्हें लिखना था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर. सो एक्चुअली द कैलीग्राफी वॉज राउंड हैंड. सो इस तरह से लग रहा था जैसे कोई फ्लैग्स जो हैं वो नोटबुक में, उसकी जो राइटिंग वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क, और किसी रॉड से उन्हें पकड़ा हुआ है और वो उनकी डेस्क पर कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, यानी वो उसकी कैलीग्राफी की तारीफ कर रहा था. ओके, यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क. और आज जो था, मतलब उस दिन हर एक अपने काम में बिजी था. हर एक स्टूडेंट जो कि कभी भी कंसंट्रेट नहीं करते थे क्लास में, जो कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को कोई वैल्यू नहीं देते थे, आज वो सब अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ कौन सी साउंड सुनाई दे रही थी? स्क्रैचिंग. ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैचिंग? जब हम पेन से लिखते हैं तो जो वॉइस आती है ना, दैट इज़ स्क्रैचिंग. तो सिर्फ उस पेन के स्क्रैच करने की वॉइस आ रही थी, अदरवाइज कोई वॉइस नहीं सुनाई दे रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और ऐसा हुआ कि एक बार कुछ बीटल्स आए. बीटल्स यानी क्या होता है? इंसेक्ट्स. तो कुछ इंसेक्ट्स उड़ के क्लासरूम में आ गए, बट नो बडी पेड अटेंशन टू इट. लेकिन उसको एक्चुअली बीटल्स को किसी ने भी कोई अटेंशन नहीं दिया. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. So even जो छोटे बच्चे थे वो भी एक्चुअली क्या कर रहे थे? अपने अपने काम में बिजी थे. उन्होंने भी बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो भी अपने एक्चुअली खेलने में और मतलब अपनी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में इतने बिजी थे कि हर कोई इम्पोर्टेंस देना चाहता था अपने कंट्री या अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ उन्हें दिख रही थी उससे वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे. ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो. तो रूफ पे एक्चुअली जो पिजन्स थे वो बहुत ज़्यादा लो वॉइस में कूक कर रहे थे. कूक क्या होता है? कूड मतलब होता है, कूड मीन्स द वॉइस ऑफ द पिजन्स इन विच दे यूज टू सिंग, है ना, जो आवाज़ निकालते हैं, वो भी बहुत लो थी, कम सी थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक दम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजन्स.
आप ये देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट माइट कम इन योर एग्जामिनेशन कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसको क्यों बोला फ्रेंड्स ने. दिस लाइन मीन्स दैट friends actually he was very much feeling he was very much sad because from the next day the French people, they were dismay of they were deprived of their language, and they were feeling very dismay that their own language would be snatched by the Germans. Okay, now actually what he was feeling, that this shows the patriotic fervor of France, and the little boy Franz, who was actually not that much of mature but feeling regret and feel he had the feeling of repentance, है ना, एक पछतावा है, एक दुख है कि कल से उनकी फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीन ली जाएगी. एंड व्हाट ही वाज थिंकिंग दैट इवन द birds or the animals, even they would also sing, or they would also they would also sing in जर्मन लैंग्वेज. यानी उन पर भी क्या जर्मन के लोग जो हैं या जो प्रूशिया के लोग हैं, वो क्या उन पर भी जर्मन लैंग्वेज को इन्फोर्स कर देंगे. तो it was just to he was feeling very upset, so he was just showing the patriotism towards his country, towards his own local, or we can say own mother tongue. ओके, इसलिए उसने ये बात बोली कि मतलब हमसे तो ये लैंग्वेज छीनी जा रही है, क्या एनिमल्स से, बर्ड से भी ये लैंग्वेज छीनी जा रही है. Whenever I looked up from my writing, I saw Am Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. तो जब भी मैं ऊपर की तरफ देखता लिखते लिखते, तब मैं एम हैमल की तरफ देखता और मुझे एम हैमल दिखाई देते कि वो हर मतलब मोशनलेस चेयर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिना हिले डुले वो चेयर पर बैठे हुए हैं. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग दैन एट अनदर. गेजिंग मतलब क्या होगा? गेजिंग मीन्स किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, हम इसे स्टीयरिंग कह सकते हैं, घूरना कह सकते हैं. सो वो हर एक चीज़ को क्लासरूम में कभी एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते, फिर दूसरी चीज़ को ध्यान से देखते. ऐसा लग रहा था कि एज ए वी वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड एंड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल रूम की हर एक चीज़ को इतना ध्यान से देखकर अपने माइंड में फिट कर लेना चाहते हैं जिससे कि वो उनकी मेमोरी बन जाए. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. सो 40 साल से एम हैमल पढ़ा रहे हैं फ्रेंच, और 40 साल से वो उसी जगह पर रह रहे थे. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनकी विंडो के बाहर क्या था? उनका एक छोटा सा गार्डन भी था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस गार्डन के सामने क्या थी? उनकी क्लास थी. ठीक है, जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ. और सभी की तरह जैसे 40 साल से चला आ रहा था, इवन जो डेस्क और बेंचेस हैं वो भी अभी वैसे ही स्मूथ थी. द वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन वर टॉलर. इवन बस जो वॉलनट ट्रीज़ थे वो उनकी जो गार्डन में थे वो 40 साल में काफ़ी लंबे हो चुके थे. एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ. हॉपवाइन क्या है कि यहाँ पर एक इट्स अ टाइप ऑफ क्रीपर, एक बेल होती है ये. तो उन्होंने वो जो खुद प्लांट की थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, है ना. और वो क्या हो गया? ट्विंड यानी इस तरह से अपने आप को घूमती है ना, जैसे बेल जब ऊपर चढ़ती है तो उसने आपको एनसर्कल्ड करके कहाँ से वो विंडो से लेकर रूफ तक जा चुकी थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. आज उसके लिए कितना ज़्यादा कठिन होगा इन सबको छोड़ के जाना, बिकॉज 40 साल से वो इंसान वहीं रह रहा था. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. और ऊपर ही जो क्लासरूम के ऊपर उनका खुद का रूम था एम हैमल का, और वहाँ उनकी जो सिस्टर है वो ट्रंक क्या होगा? अ बिग बॉक्स, है ना. तो एक बड़े से बॉक्स में वो क्या कर रही थी? पैकिंग स्टार्ट कर रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, बिकॉज अगले दिन से उनको वो कंट्री छोड़नी थी. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन आज उनमें इतना करेज था, इतना साहस था कि ही वॉज बिकमिंग वेरी इमोशनल कि 40 years की सर्विसेज, 40 years के उस इन्वायरमेंट को छोड़कर जाना था. अच्छा, क्यों जाना था? बिकॉज जर्मन टीचर जो है वो नेक्स्ट डे से जर्मनी पढ़ाने वाला था. तो एम हैमल तो फ्रेंच का टीचर था, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था. तो
ये सब छोड़कर उसे जाना मतलब बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसमें इतना करेज था कि वो पूरी क्लास को कंप्लीट करके जाना चाहता था। मतलब हर एक सब्जेक्ट पे वो कंसंट्रेट कर रहा था, हर एक चीज़ को वो बड़ा सिस्टमैटिक वे में कर रहा था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड lesson in the history and then the babies chanted their ba bee bee bo boo। और फिर जब उनका हिस्ट्री का लेसन था और जो छोटे बच्चे थे वो अपनी अलग ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands। तो पीछे की तरफ जो old Hauser, as I have already discussed with you that Hauser क्या होता है, HAUS। हॉस मीन्स क्या होता है, मेनली जर्मन या जूइश लैंग्वेज में होता है। तो हॉसर क्या है कि दोज हु गिव होम टू सेटल डाउन, या कोई किसी को रहने की जो जगह देता है ना, दैट इज़ हॉस। हॉसर मतलब जो देता है जगह, उसे हॉसर कहा जाता है, ठीक है। सो हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, तो पीछे जो हॉसर बैठा था उसने अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा लगाया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। प्राइमर क्या है यहाँ पर, प्राइमर एक ओल्ड बुक है, यानी बहुत पुरानी जो बुक होती हैं उसको उसने हाथ में खोल रखा था और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। स्पेल द लेटर्स विद दैम, है ना, और वो क्या कर रहा था, उसको जो स्पेलिंग्स थी लेटर्स की वो उनके साथ में बोलता जा रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और इवन हॉसर जो था वो भी क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विद इमोशंस, और उसकी जो वॉइस थी वो क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रिम्बल मतलब क्या होता है, शिवर करना, काँपना, है ना। तो उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा काँप रही थी इमोशंस के साथ में, क्योंकि वो ही वॉज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इमोशनल, तो उसकी वॉइस क्या हो रही थी, काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उसकी जो काँपती हुई आवाज़ जो हम सुन रहे थे वो ऐसी थी कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हमें एक तो हंसी आ रही थी उसकी वॉइस सुनकर, और एक तरफ हमें दुख भी था अपनी लैंग्वेज छोड़ने का, तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हम हंसें या रोएं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और आज भी मतलब कितना अच्छे से याद है मुझे आज भी वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और फिर एकदम से क्या हुआ, चर्च में 12 बजे की जो क्लॉक होती है वो स्टक हुई। दैन द एंजलस at the same moment the trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under the windows, है ना। और फिर जो Prussians, as we have initially discussed कि when Franz was actually enjoying the open air, he was watching some Prussians, they were drilling बिहाइंड द सॉ मिल, है ना, वो ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल यानी परेड कर रहे थे। तो वो ही जो 12 बज गए हैं, तो वही जो प्रूशियंस हैं वो वापस ड्रिल करते हुए अपनी जगह पे जा रहे हैं, परेड करते हुए, तो उनके कदमों की आवाज़ विंडो में सुनाई दे रही है। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हैमल खड़े हो गए क्योंकि अब स्कूल ऑफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा वो पेल, बहुत एंशियस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। एंड आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और आज मैंने उनको बड़ा ध्यान से देखा है क्योंकि अब से ये टीचर जाने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ने उनको उस दिन ही बड़ा ध्यान से देखा कि इतने लंबे भी हैं क्या फ्रेंड्स, ठीक। एम हैमल, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, he could not go on। so my friends, अब वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं एम हैमल, लेकिन वो स्टैमर कर गए और उनसे बोला भी नहीं जा रहा है बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद इमोशंस। दैन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े एंड टुक अ पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने एक चॉक का पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ए कुड, और जितना बड़ा वो बोर्ड पे लिख सकते थे उतना बोर्ड पे उन्होंने बड़ा बड़ा लिख दिया, विवे ला फ्रांस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ क्वेश्चन माइट come that what actually M. Hamel had written on the blackboard and what does it mean। so he had written vive la France, जिसका मतलब होता है long live France या फ्रांस अमर रहे, ठीक है।
Then he stopped and leaned his head against the wall. उसके बाद वो रुके और उन्होंने अपना सिर जो है वॉल के साथ में रख दिया, मतलब है ना लीन करते हैं ना किस तरह से वो दीवार के सहारे खड़े हो जाना, वैसे वो खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, और उनसे कुछ भी नहीं बोला गया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स, और उन्होंने जेस्चर क्या होता है, साइन, है ना, तो उन्होंने एक साइन किया अपने हाथ से, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी स्कूल डिसमिस हो चुका है और आप लोग जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो वी completed the story, and you see this story all actually is about the importance of the mother tongue, how dismay feeling was it when the French people, they were deprived of their own language, and they were feeling, all the environment was filled with regret, remorse, and they were feeling very, they were repenting on their behavior, that why did not they concentrate on the French language before. Okay, so I hope that you understand the chapter, and we'll discuss the question answer also, and I will send you the PDF to do in the fair notebook, and you have to do the meanings also, as we have done earlier in earlier classes. So first you will write down the meanings, then you will do the question answers, and I will send you the PDF. Okay, so happy learning till then. Thank you.